India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कथित शराब घोटाला में संजय सिंह की न्यायिक हिरासत एक हफ्ते बढ़ी। ईडी ने कहा चार्जशीट को सीलबंद रखा जाए। चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मणिपुर हिंसा से प्रभावित छात्रों की केंद्रीय विद्यालयों में स्थानांतरण की अपील मामले में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। स्थानांतरण के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय भी चिन्हित छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में ले सकते हैं भाग। एनसीएलटी में बायजू के खिलाफ बीसीसीआई ने दिवालिया याचिका की दायर 158 करोड़ नहीं देने पर दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की मांग। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। कथित शराब घोटाला में संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। ईडी ने कहा कि चार्जशीट को सीलबंद रखा जाए। चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ गई है। सोमवार को संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। आपको बता दें कि संजय सिंह दिल्ली के शराब नीति घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। ईडी ने आप सांसद के खिलाफ शनिवार को अदालत में 60 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। अब ईडी ने उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। संजय सिंह की ओर से कोर्ट से शिकायत करते हुए कहा कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही मीडिया को लीक किया गया है। अगर चार्जशीट सील कवर में है तो मीडिया के पास कैसे पहुंची? इसके अलावा संजय सिंह के वकील ने आरोप ये भी लगाया कि चार्जशीट अधूरी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि चार्जशीट अधूरी है तो आप अर्जी दाखिल कर सकते हैं। संजय सिंह के वकील ने कहा कि चार्जशीट के पन्नों की जानकारी मीडिया को कैसे पता चली, क्योंकि चार्जशीट की जानकारी ईडी या कोर्ट को ही थी। कोर्ट ने अखबार में छपी खबरों को देखते हुए कहा कि इसमें चार्जशीट को लेकर तो सामान्य जानकारी ही छपी है, चार्जशीट के अंदर क्या है इसकी जानकारी कहां है। फिलहाल संजय सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को सीलबंद रखे जाने की ईडी की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए फैसला सुनाए जाने की तारीख 6 दिसंबर को तय कर दी। आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने अगस्त में गिरफ्तार किया था। पहले ईडी ने सिंह से कई घंटों तक पूछताछ की थी और इसके बाद से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं बीते शनिवार को ईडी ने सिंह के खिलाफ पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की। 60 पन्नों की इस चार्जशीट में दिल्ली की कथित शराब नीति को लेकर पैसों की लेन देन का जिक्र है। इस मामले में ईडी चार्जशीट दायर कर चुकी है। ईडी का आरोप है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में आरोपी बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के आवास पर 2 किश्तों में 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। ये रकम अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच पहुंचाई गई। हालांकि संजय सिंह ने ईडी के इस दावे का खंडन किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। दिल्ली शराब नीति के घोटाले के मामले में संजय सिंह के अलावा आप के एक और बड़े नेता जेल में हैं। संजय सिंह से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
और उधर मणिपुर हिंसा से प्रभावित छात्रों द्वारा उनको विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में उनका स्थानांतरण करने का यूजीसी को निर्देश देने की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि छात्रों से संपर्क करने और उन्हें विश्वविद्यालय और कॉलेज प्राधिकरण से जोड़ने के लिए राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही कॉलेज और विश्वविद्यालय को भी चिन्हित कर लिया गया है। ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है। सीजेआई ने मेहता से पूछा कि ये सभी छात्र तो विस्थापित हैं। मेहता ने कहा, हाँ, हमने व्यवस्था कर दी है, वो ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। सीजेआई ने पूछा कि चूंकि इन छात्रों ने हिंसा भी देखी है, तो क्या हम उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय में रखने के लिए कोई मानदंड नहीं बना सकते। उन्होंने पूछा कि ये छात्र किस कॉलेज में जाएंगे, क्या उन क्षेत्रों में विद्यालय हैं जहां कुकी छात्र रहते हैं। तो ये वो छात्र हैं जो घाटी में पढ़ रहे थे। आपके सुझाव के मुताबिक उन्हें पहाड़ के विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए, क्या ये व्यवहारिक होगा। मेहता ने कहा, उस पर विचार करना होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि अधिकांश विस्थापित छात्र तो मणिपुर से बाहर हैं। मेहता ने कहा कि वो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा, लेकिन ये छात्र देश भर में हैं। इस पर मेहता ने कहा कि एक अस्थायी व्यवस्था की गई है। याचिका उन 284 छात्रों की शिकायत को उजागर करने के लिए दायर की गई है जो मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल में विभिन्न कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रत्येक स्टूडेंट विभिन्न चरणों में अपनी संबंधित कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। मणिपुर की स्थिति के कारण ये प्रस्तुत किया गया कि कुछ को राज्य छोड़ना पड़ा है। याचिकाकर्ता ने उन्हें अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय में ट्रांसफर करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गंगा नदी से सटे क्षेत्रों, खासकर पटना और उसके आसपास कोई और निर्माण कार्य न हो। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने राज्य सरकार को पटना में गंगा नदी के डूब क्षेत्र में निर्मित अवैध निर्माणों को हटाने के बारे में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील डूब क्षेत्रों पर अवैध निर्माण और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार को पटना में गंगा नदी के डूब क्षेत्र में बनाए गए उन अवैध ढांचों को हटाने के बारे में सूचित करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिन्हें चिन्हित किया गया है। मामला जब सुनवाई के लिए आता है तो बिहार सरकार के वकील कहते हैं कि राज्य ने पटना और उसके आसपास गंगा नदी से सटे 213 अनधिकृत निर्माणों की पहचान की है और इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए कदम उठाए गए हैं। पीठ ने कहा, राज्य इस अदालत को एक हलफनामा दायर करके इन अवैध ढांचों को हटाने की दिशा में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट देगा और इस तरह का हलफनामा बिहार के मुख्य सचिव द्वारा दायर किया जाएगा। राज्य ये भी सुनिश्चित करेगा कि गंगा नदी के आसपास, विशेष रूप से पटना शहर में और उसके आसपास कई और निर्माण न हो। शीर्ष अदालत पटना निवासी अशोक कुमार सिन्हा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी ने 30 जून 2020 के आदेश में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सिन्हा ने पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक बाढ़ क्षेत्र पर अवैध निर्माण और अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। याचिका में दलील दी गई थी कि एनजीटी ने पटना में गंगा के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले उल्लंघनकर्ताओं के विस्तृत विवरण की जांच किए बिना आदेश पारित किया। अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ के जरिए दायर याचिका में कहा गया था कि गंगा के डूब क्षेत्र में अवैध और अनाधिकृत निर्माण और अस्थायी अतिक्रमण से भारी मात्रा में कचरा, शोर और सीवेज पैदा हो रहा है। इसमें कहा गया था कि अवैध निर्माण आसपास रहने वाले निवासियों के जीवन और संपत्ति के जोखिम को बढ़ा रहे हैं। हर साल क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूब जाता है। अवैध निर्माण नदी के प्राकृतिक मार्ग को बाधित कर रहे हैं। अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ के माध्यम से दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि पटना में नौजेर घाट से नूरपुर घाट तक फैले
पारिस्थिति के लिहाज से संवेदनशील गंगा बाढ़ के विशाल 520 एकड़ से अधिक क्षेत्र को हड़प लिया गया है। इसमें कहा गया है कि स्वच्छ गंगा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पटना की 55 लाख आबादी को पेयजल और घरेलू पानी की जरूरत है। इससे पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अपीलकर्ता के आवेदन को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें उल्लंघनों और उल्लंघनकर्ताओं के विवरण नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने एशियन रिसर्फेसिंग मामले पर अपने 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को अधिसूचित किया है। बता दें कि इस आदेश में कहा गया है कि 6 महीने की समय सीमा खत्म होने पर सभी दीवानी और आपराधिक मामले में स्टे खुद ब खुद हट जाएगा। अधिसूचना के अनुसार संविधान पीठ में न्यायमूर्ति अभय S ओका, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल होंगे। इस मुद्दे पर संविधान पीठ असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता से संबंधित एक अन्य मामले में कार्यवाही पूरी होने के बाद सुनवाई शुरू करेगी। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इलाहाबाद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी की याचिका पर ध्यान दिया था कि 2018 का फैसला संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की प्रदत्त शक्ति को छीन लेता है। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले को संविधान पीठ के सामने रखने के लिए अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहयोग करने के लिए कहा। एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बनाम CBI के मामले में अपने फैसले में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि उच्च न्यायालय सहित अदालतों द्वारा दिए गए स्थगन के अंतरिम आदेश जब तक कि उन्हें विशेष रूप से बढ़ाया नहीं जाता खुद ब खुद रद्द हो जाएगा। और उधर पूर्व विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने पिता की जान पर गंभीर खतरे की आशंका व्यक्त की है। मुख्तार वर्तमान में उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में पूर्व विधायक अंसारी को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी जेल राज्य की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की गई है, जहां बीजेपी का शासन न हो। उमर ने याचिका में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश राज्य ने उनके परिवार के सदस्यों का उत्पीड़न किया है। उन्होंने याचिका में कहा कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी है कि उनके पिता के जीवन को गंभीर खतरा है। बांदा जेल में उनकी हत्या करने के लिए राज्य प्रतिष्ठान में शामिल लोग साजिश कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या समेत कई अन्य मामले में आरोपी हैं। याचिका में कहा गया है कि हत्या के आरोपी लोगों में से 4 लोगों की पहले ही हत्या हो चुकी है। उमर अंसारी की याचिका में हत्या के तरीके के बारे में बात की गई है। उन्होंने बताया कि हत्या की तरीका ऐसा होगा कि किराए के हत्यारों को पुलिस किसी छोटे अपराध में गिरफ्तार कर बांदा जेल में ले जाएगी, जहां उनके पिता बंद हैं। इन भाड़े के हत्यारों को जेल के अंदर हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे और सुरक्षा प्रणाली में चूक के माध्यम से अंसारी पर हमला करने का अवसर दिया जाएगा। इससे ये गैंग वॉर की घटना जैसा लगेगा। उमर अंसारी का ये भी दावा है कि राजनीतिक लाभ के लिए हत्या की योजना को 2024 के आम चुनाव से पहले और संभवतः दिसंबर 2023 के महीने में ही अंजाम दिए जाने की संभावना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 वर्षीय अविवाहित महिला को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट या MTP एक्ट के तहत निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद चल रही अनचाहे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की अनुमति दी है। कथित तौर पर याचिकाकर्ता को 16 नवंबर 2023 को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी मिली, लेकिन चूंकि डॉक्टरों ने ये मानते हुए उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने से इनकार कर दिया कि एक्ट के तहत निर्धारित अवधि
समाप्त हो गई है। याचिकाकर्ता को एमटीपी एक्ट और नियमों के तहत उसकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की अनुमति देने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अपनी याचिका के समर्थन में याचिकाकर्ता ने एक्स बनाम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सरकार दिल्ली के एनसीटी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जहां ये माना गया कि अपने जीवन का मूल्यांकन करना और कार्रवाई के सर्वोत्तम तरीके पर पहुंचना प्रत्येक महिला का विशेषाधिकार है और प्रजनन विकल्प के अधिकार में प्रजनन न करने का अधिकार भी शामिल है। 23 नवंबर 2023 को अदालत ने एम्स को याचिकाकर्ता की जांच करने और भ्रूण की स्थिति के साथ साथ याचिकाकर्ता मेडिकल कराने के लिए फिट है या नहीं इसकी रिपोर्ट देने के लिए आपातकालीन आधार पर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने को कहा था। आदेश के अनुपालन में एम्स द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसने रिपोर्ट दी कि याचिकाकर्ता प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करने के लिए फिट है। हालांकि एमटीपी एक्ट के तहत निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक्स बनाम प्रधान सचिव के मद्देनजर याचिकाकर्ता को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल कराने की अनुमति दी। निर्देश पारित करते समय एमटीपी एक्ट की धारा 3(2)(b) और एमटीपी नियम 2003 की धारा 3(b) की संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया गया। और उधर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए पत्नी के आवेदन को खारिज करना उसे घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत मौद्रिक राहत मांगने से नहीं रोकता है। न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह ने कहा कि धारा 125 सीआरपीसी और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत एक मामले में लिए गए निर्णय का एक दूसरे पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ता है। अदालत के आदेश में कहा गया कि अगर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में गुजारा भत्ता मांगने वाली पत्नी के आवेदन को फैमिली कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो ऐसी पत्नी को घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत रख रखाव या अन्य मौद्रिक उपचार का दावा करने से नहीं रोका जाएगा। अदालत ने एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें एक पति को अपनी पत्नी को डीवी अधिनियम के अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में 5,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए महिला के आवेदन को पहले एक परिवार अदालत ने इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया था कि वो अपनी मर्जी से अपने पति से अलग रह रही थी। पत्नी के वकील ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 और डीवी अधिनियम के तहत कार्यवाही अलग अलग स्तर पर है। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि ये स्पष्ट था कि गुजारा भत्ता देने के लिए पर्याप्त कारण के अस्तित्व के बारे में परिवार अदालत के आदेश में दिए गए निष्कर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम मामले के लिए प्रासंगिक नहीं थे। इस प्रकार अदालत ने पति द्वारा दायर याचिका को गुण दोष से रहित पाया और इसे खारिज कर दिया। और उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बीसीसीआई ने कथित तौर पर 158 करोड़ के भुगतान में चूक करने के लिए एडटेक कंपनी बायजू के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिए बेंगलुरु में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या एनसीएलटी से संपर्क किया है। 28 नवंबर को न्यायिक सदस्य के बिस्वाल और तकनीकी सदस्य मनोज कुमार दुबे के कोराम ने इस मामले में बायजूस से जवाब मांगा था। एनसीएलटी को सूचित किया गया कि बायजूस को इस साल 6 जनवरी को 158 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर नोटिस भेजा गया था।
न्यायाधिकरण ने बायजूस को नोटिस जारी किया और कंपनी को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को प्रायोजित करने के अनुबंध के संबंध में बकाया राशि का भुगतान किया गया था। बीसीसीआई और बायजू के बीच प्रायोजन अनुबंध 2019 में हुआ था, जब उसने मोबाइल फोन निर्माता ओप्पो से क्रिकेट टीम को जर्सी को प्रायोजित करने का जिम्मा संभाला था। ये अनुबंध शुरू में 2022 में समाप्त हो गया था, लेकिन बाद में इसे 2023 के लिए बढ़ा दिया गया था। इस साल जनवरी में कंपनी के लिए कोई अन्य वित्तीय परेशानियों की रिपोर्ट के बीच बायजू ने घोषणा की कि वो बीसीसीआई के साथ अपने प्रायोजन सौदे के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन या फीफा के साथ अन्य साझेदारी का नवीनीकरण नहीं करेगा। अभी हाल ही में खबर आई कि बायजूस एनसीएलटी के समक्ष दिवालिया मामले को निपटाने के लिए बीसीसीआई के साथ बातचीत कर रही है। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.